नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री पुट्टापार्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में लेंगे भाग। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया केंद्रीय पर्यवेक्षक। दिल्ली धमाका मामले में आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की हिरासत। ईडी ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे। यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। नक्सलियों की टूटी रीढ़। लाल आतंक का पर्याय रहे सबसे वांछित माओवादी कमांडर। हिडमा समेत 6 नक्सली ढेर। हिडमा पर था 1 करोड़ का इनाम। और बांग्लादेश में बढ़ा राजनीतिक तनाव। यूनूस सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को प्रसारित करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। पत्रकारों ने जताई गहरी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोयंबटूर में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। तो वहीं पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा काफी अहम है। यात्रा के अहम पड़ाव के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। What we had from the Prime Minister's scheme for agriculture, not only the 2,000, the fertilizer subsidy and the organic support, and our polling the farmers association, we can get even 50 lakhs for infrastructure. We can buy tractor, we can equip any cell. We decide about ourselves. दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के बदलाव को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 50,000 से भी अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। It is a very pleasure to we invite the Prime Minister to attend that conference. It acceptance and he attend the conference, and we are so much experiment from the Prime Minister on the natural farming. It is India is must in the soil, and the natural farming is the very must in India. दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग को लेकर काफी गंभीरता से इसको ले रहा है और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, उसमें दक्षिण भारत काफी काम कर रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हमारे यहाँ भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साईं सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोयंबटूर से अनुज यादव और पुट्टपर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं कल 19 नवंबर को पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश के अपने भाइयों और बहनों के बीच आने के लिए उत्सुक हूं। उनका जीवन और सामुदायिक सेवा तथा समाज के आध्यात्मिक जागरण के प्रति उनके प्रयास पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। मुझे बीते वर्षों उनसे बातचीत करने और उनसे सीखने के कई अवसर मिले थे। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साईं बाबा के साथ की तस्वीरें भी साझा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो श्री सत्य साईं बाबा से संबंधित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनसे जुड़ी तस्वीरें भी साझा की। सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो, श्री सत्य साईं बाबा के जीवन दर्शन का ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यही वजह है कि सत्य साईं बाबा के अनुयायी जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। श्री सत्य साईं जिले में आध्यात्मिक माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आंध्र प्रदेश का आध्यात्मिक शहर श्री सत्य साई जिला इस वक्त आनंद में सराबोर है। मौका है सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का। 14 नवंबर से 23 नवंबर तक ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है और इस वक्त आप देखिए हजारों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से जो भक्तगण हैं वो आए हुए हैं। माना जा रहा है कि 140 देशों से जो फॉलोअर्स हैं सत्य साई बाबा के वो इस वक्त पुट्टपर्थी में आ चुके हैं, जो कि इनका जन्म स्थान है। ये मौका इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को यहाँ पर जो जन्म शताब्दी समारोह में उसमें हिस्सा लेंगे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है प्रशांति निलयम, जो कि सत्य साई बाबा की महासमाधि है। सर्वोच्च शांति का आलय इसे कहा जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और खासतौर पर गुजरात से 100 गिर गायें जो हैं वो यहाँ के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफे के तौर पर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण होने जा रहा है वो यहाँ ही पास में जो स्टेडियम है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, जिससे माना जा रहा है कि वो सत्य साई बाबा के जीवन का जो मूल है, जो मूल दर्शन है, उससे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां प्रभावित हुई हैं उसको लेकर के बातें कर सकते हैं और विकसित भारत को लेकर के भी कुछ नए मंत्र दे सकते हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अजय मिश्र, श्री सत्य साई नगर, आंध्र प्रदेश। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी एवं रूसी समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पात्रुशेव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि निकोलाई पात्रुशेव का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। हमने समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें कनेक्टिविटी, कौशल विकास, जहाज निर्माण और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए अवसर शामिल थे। एनडीए के पक्ष में बिहार में आए बम्पर जनादेश के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों में मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। तो कल बिहार भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, जिसके लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीतीश कुमार ने और सहित तमाम जो नेता जो थे जो उसमें शामिल होंगे वो भी वहां पर पहुंचे। इस बीच सरकार गठन से पहले दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर भी जारी रहा। बिहार में नई सरकार के गठन पर मंथन, भाजपा और जेडीयू की एक अहम बैठक, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बुधवार को पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भाजपा और जेडीयू की एक अहम बैठक हुई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं गठबंधन के अन्य सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों की होने वाली बैठक में बुधवार को विधानमंडल दल के नेता का भी चयन करेगी। इस संबंध में पार्टी की ओर से सभी 89 निर्वाचित विधायकों तथा 21 विधान परिषद सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे। वहीं भाजपा संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक का दायित्व दिया है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। बिहार में 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेता गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भूल सुधार, बिहार के पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया था। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से जांच एजेंसियां बहुत तेजी से काम कर रही हैं और कई कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़े तमाम आतंकियों की देश भर से धरपकड़ हो रही है, तो इस डॉक्टर मॉड्यूल को मदद करने वालों को भी तेजी से पकड़ा जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों का कनेक्शन विदेशों से भी जुड़ा हुआ है, तो देश में भी बड़ा नेटवर्क फैलाकर ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। अभी तक गिरफ्तार तमाम आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ताबड़तोड़ छापेमारी, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक धरपकड़, अब आतंकी उगलेंगे राज। लाल किले के बाहर हुए कार धमाके के आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 10 दिन की एनआईए डिमांड पर भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला जासिर वानी कथित तौर पर इस पूरी साजिश का सक्रिय सह साजिशकर्ता बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि उसने आतंकी हमले के लिए तकनीकी सहयोग दिया। ड्रोन मॉडिफाई करने, रॉकेट बनाने और कार बम तंत्र को उन्नत करने की कोशिशों में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे जैश मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े इनपुट के आधार पर हिरासत में लिया था। जासिर के साथ साथ एक अन्य आरोपी कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली को भी दिल्ली की अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। मोदी जी की सरकार में आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए। यूजीसी और एनएएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। झूठे एनएएसी मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच को लेकर के लगातार जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो दिल्ली समेत हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में 25 ठिकानों पर चल रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार इन ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हैं इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बरती गई हैं, इन्हीं को लेकर के जांच कर रही है और लगातार सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ पर सुबह पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी पैनी और कड़ी नजर इस पूरी यूनिवर्सिटी पर और इस पूरे केस पर बनाए हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सफेद पोश आतंकी नेटवर्क की जांच के तहत श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम में कई ठिकानों पर छापे मारे। कुलगाम के बुगाम इलाके और श्रीनगर के SMHS अस्पताल में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक के घर की तलाशी ली गई। सूत्रों के अनुसार यह वही नेटवर्क है जिसका भंडाफोड़ फरीदाबाद में किया गया था और जिसमें स्थानीय डॉक्टरों की संलिप्तता के संकेत मिले थे। जैश ए मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही पर यह कार्रवाई जारी है। नीरज सिंह, दीपक सिंह रावत, अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अल-फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद की गई। अल-फलाह विश्वविद्यालय को जांच में यूजीसी मान्यता को भी झूठा पाया गया है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2F के तहत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है। इसने कभी भी धारा 12B के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है और वो उस प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर रहे नक्सलियों के शीर्ष कमांडर हिडमा को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हिडमा के साथ उसकी पत्नी सहित कुल 6 नक्सली ढेर किए गए हैं। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और वो कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। नक्सल के पर्याय के तौर पर कुख्यात हिडमा का मारा जाना न सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है बल्कि पूरे नक्सल अभियान को खत्म करने में भी बड़ी सफलता इसके माध्यम से मिलेगी। नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार, मारा गया खूंखार नक्सली हिडमा, लाल आतंक ले रहा अंतिम सांसें, सरकार की सख्त नीति का असर। नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के टॉप कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजेश समेत कुल 6 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 दरभा घाटी नरसंहार और 2017 सुकमा हमले शामिल हैं। झीरम, बीजापुर और बुरकापाल हमले का नेतृत्व भी हिडमा ने ही किया था। वहीं दंतेवाड़ा हमला भी हिडमा के नेतृत्व में हुआ था। इस हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद से संगठन में हिडमा की हैसियत बढ़ गई। कहा जाता है कि 2019 में रमन्ना की मौत के बाद हिडमा को नक्सलियों का टॉप कमांडर बना दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इस साल सुरक्षा बलों ने नक्सल नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पिछले 1 महीने में ही 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 15 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 50 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल थे। 14 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ का इनामी भूपति ने 60 से ज्यादा साथियों के साथ सरेंडर किया। 2 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 49 नक्सलियों पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित था। 28 सितंबर 2025 को ओडिशा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया।
22 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 2 बड़े नक्सली नेता कोसा और कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारे गए। केंद्र सरकार का 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। हिडमा के ऊपर 100 से ज्यादा जवानों की हत्या का भी आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। थिरुवीओ चिदम्बरम पिल्लई की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि मैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं में से एक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि कप्पालोट्टिया तमिझन तमिल हेल्म्समैन के रूप में याद किए जाने वाले थिरुवीओ चिदम्बरम पिल्लई ने दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन की भावना को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका बलिदान, उद्यमी दृष्टि और प्रखर राष्ट्रवाद देश के लिए हमेशा गर्व और प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक खबर का हवाला देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अनजान कॉलर आपका रिश्तेदार है या कोई धोखेबाज, अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर स्पष्ट दिखेगा। डिजिटलाइजेशन के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में साइबर सुरक्षा एक चुनौती है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दूरसंचार विभाग उससे 2 हाथ करने को तैयार है। इसलिए विभाग के आदेशानुसार ऑपरेटर लेकर आ गए हैं CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सुविधा। इससे कॉलर का रजिस्टर्ड आधिकारिक नाम मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखेगा, भले ही आपके पास नंबर सेव ना हो। इस सुविधा का ट्रायल भी हरियाणा में शुरू हो चुका है। जल्द ही यह सुविधा पूरे देश में मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स यानी TIA पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपने उन्नत उपकरणों और विश्लेषणों के साथ ये पोर्टल भारतीय व्यवसायों को वैश्विक व्यापार पैटर्न को समझने, उभरते अवसरों की पहचान करने और उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि होने की उम्मीद है और न केवल निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की मजबूत और अधिक लचीली आर्थिक वृद्धि की दिशा में यात्रा को भी गति मिलेगी। वी वांट आत्मनिर्भर भारत, पर उससे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास होना चाहिए, और इन दोनों से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मसम्मान। और जब तक आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट देयर, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बन के क्या करेंगे? तो ये तीनों चीजें कोई अंतर विरोध नहीं है, इनमें तीनों एक साथ जाती हैं। हमें आत्मनिर्भर भी होना है, हमारा आत्मविश्वास भी प्रबल होना चाहिए और हमारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। और ये तीनों चीजों के लिए ये TIA ऑनेस्टली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 22वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों और टैरिफ पर बोलते हुए कहा कि भारत तेजी के साथ व्यापार के क्षेत्र में विकास कर रहा है। केंद्र सरकार भारत में निवेशकों के लिए बेहतर काम कर रही है। India's exports continue to grow and will continue to grow in the future. Prime Minister Narendra Modi and his government are a listening government, and a listening government is always engaging with stakeholders to get newer ideas. The effort is to meet all the FDI, FII investors and develop together a journey of higher degree of investments, higher degree of engagement with the investing community across the world, and I'm very confident that some good new ideas will come. मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए
अपने घर का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रिफॉर्म्स से मध्यम वर्गीय लोगों को घर बनाने में खासी सहूलियत मिलेगी। रेलवे की इस पहल की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज से खास बातचीत में दी। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाने का जो सपना है वो और आसान होने वाला है। इस क्षेत्र में कैसे बदलाव आ रहा है, हम उस पर बात करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। सर, सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो बदलाव की बात आपने करी है, उससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? हर मध्यम वर्गीय परिवार का एक सपना होता है अपना घर बनाने का। उसमें सीमेंट का उपयोग उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कैसे कम कर सकें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से आह्वान किया था हर सेक्टर में रिफॉर्म करना है, उसी रिफॉर्म के साथ एक इनोवेशन किया गया। वो इनोवेशन इस तरह का है कि बल्क सीमेंट को एक टैंक कंटेनर बनाया गया है। ऐसे 200 कंटेनर बन के काम में आ चुके हैं और 1000 कंटेनर और उपयोग में लिए जा रहे हैं अभी। तो फैक्ट्री के अंदर इस टैंक कंटेनर को फिलअप कर लें और जो उसका कंजम्पशन का सेंटर है जहाँ पे इसका उपयोग होने वाला सीमेंट का, मान लो भागलपुर में होना है, पटना में होना है, तो वहाँ पे सीधा ले गए और वहाँ से बैग में शिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर सीधा बैचिंग प्लांट में या आरएमसी के प्लांट में सीधा इस टैंक से फिलअप कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, दूसरा मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो घर बनाने में सीमेंट का उपयोग होता है उसमें जीएसटी का भी लाभ मिला अभी, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, और तीसरा पोल्यूशन इससे ज़ीरो हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हर गरीब परिवार को पक्का हम छत मुहैया करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर है। ज़रूर, प्रधानमंत्री आवास योजना और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर बनाने के सपने में सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इससे कम होगी। धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है हर गरीब को छत मुहैया कराना, उसमें ये सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और वो सपना साकार होने में बहुत मददगार साबित होगा। कैमरामैन मोंटी के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी नियंत्रित सामुदायिक हॉलों में अवैध एसआईआर शिविरों के चलाए जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल के सीईओ को पत्र लिखा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कई स्थानों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। हाल ही में एक हालिया और चौंकाने वाला मामला 116 विधानसभा क्षेत्र विधाननगर से सामने आया है, जहां टीएमसी पार्टी द्वारा नियंत्रित परिसर से एसआईआर से संबंधित अवैध कार्य किया जा रहा है। भाजपा ने पत्र लिखा है कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप और निष्पक्षता से समझौता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की देखरेख में मतदाता सूचियों में हेरफेर को दर्शाता है। सरकार कोई भी कृषि संबंधी समझौता देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी देश से समझौता नहीं करेगी। सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण और किसानों की आय में वृद्धि है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में किसान सम्मान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे किसान देश के साथ ही दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और भारत दुनिया का फूड बास्केट बनने की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में देश भर के प्रगतिशील और नवाचार करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हमारा संकल्प है हर हालत में हम किसान की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हम भारत को फूड बास्केट बनाएंगे दुनिया का, और दुनिया के कई देशों में हमारे उत्पाद को भेजने का काम करेंगे। एक और संकल्प, किसान हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश से किसानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है और देश ने जैसा पहले किया है आगे भी इस अधिकार का उपयोग करेगा। मॉस्को में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संगठन को अपने मूल लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने को नहीं भूलना चाहिए। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में एससीओ को अपने एजेंडा और कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और भारत इस दिशा में सकारात्मक योगदान करेगा। साथ ही उन्होंने लंबे समय से लंबित अंग्रेजी को एससीओ की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने की भी मांग की। India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cybersecurity. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. रूस में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति को आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन में तहे दिल से मैं सराहना करता हूं। रूस में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगोलिया के प्रधानमंत्री गोम्बोजाव ज़ंदनशतर से मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने टोक्यो में ओसाका गैस के प्रतिनिधि निदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष केजी टाकेमोरी से मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि ओसाका गैस भारत के 19 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भू क्षेत्रों में कार्यरत है, जो जापान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 90% के बराबर है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक गैस को ब्रिज फ्यूल के रूप में प्रोत्साहित कर रहा है और गैस वैल्यू चेन में बड़े निवेश आकर्षित कर रहा है। सरकार प्राकृतिक गैस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100% एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट, गैस पाइपलाइन व चुनिंदा सीजीडी नेटवर्क के लिए प्रोजेक्ट लागत का 40% तक वीजीएफ और पूंजी अनुदान, ऊर्जा अवसंरचना के लिए तेज गति अवमूल्यन तथा केंद्र व राज्य स्तर पर कर प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। दोनों पक्षों ने इन अवसरों का उपयोग कर भविष्य में सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आतंकी उमर के कथित वीडियो को लेकर जो कंटेंट सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है, उस तरह के कोई भी कंटेंट प्रसारित न किए जाएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जो कंटेंट उकसाने वाला हो या देश की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है, उसे प्रसारित न किया जाए। सरकार ने कहा है कि इस तरह के विवादास्पद और संवेदनशील कंटेंट को प्रसारित करना
पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंत्रालय ने सभी टीवी चैनल्स को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय सबसे उच्चतम स्तर के विवेक और संवेदनशीलता का पालन करें। इसके साथ ही सभी प्रसारकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अधिनियम 1995 के तहत प्रोग्राम और विज्ञापन कोड का कड़ाई से पालन करें। सरकार ने चैनल्स से अपील की है कि वो ऐसे कार्यक्रमों से बचें जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा मीडिया को यह भी निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी समाचार या वीडियो प्रसारण से पहले उचित प्रमाण और सत्यापन करें। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में मतदाता सूची का शुद्धिकरण जारी है। चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 50,97,44,423 मतदाता हैं, जिसके लिए कुल 10,41,291 बीएलओ और बीएलएस को नियुक्त किया गया है। 50,25,13,094 यानी कि 98.54% से एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण हो चुका है और डिजिटाइजेशन 5,99,84,032 यानी 11.76% तक पहुंचा है। राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक गोवा में फॉर्म वितरण 100 और डिजिटाइजेशन का कार्य 41.65% हो चुका है। अंडमान निकोबार फॉर्म वितरण 99.98% और डिजिटाइजेशन 10.73% हो चुका है। छत्तीसगढ़ में वितरण 98.18% और डिजिटाइजेशन 10.07%। गुजरात में फॉर्म वितरण 99.51% और डिजिटाइजेशन 15.24%। लक्षद्वीप में फॉर्म वितरण 100% और डिजिटाइजेशन 23.11%। मध्य प्रदेश में फॉर्म वितरण 99.69% और डिजिटाइजेशन 15.18%। पुदुचेरी में वितरण 94.48% और डिजिटाइजेशन 22.17%। राजस्थान में फॉर्म वितरण 98.98% और डिजिटाइजेशन 33.84%। तमिलनाडु में फॉर्म वितरण 94.74% और डिजिटाइजेशन 13.02%। उत्तर प्रदेश में फॉर्म वितरण 99.29% और डिजिटाइजेशन 2.19%। पश्चिम बंगाल में फॉर्म वितरण 99.64% और डिजिटाइजेशन 13.18%। सबसे कम आंकड़ा केरल का है। केरल में फॉर्म वितरण 96.15% और डिजिटाइजेशन 1.04% पर पहुंचा है। चुनाव आयोग द्वारा देश भर में कराए जा रहे एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी आगामी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने एक बैठक की, जिसमें एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। वहीं कांग्रेस द्वारा एसआईआर का विरोध किए जाने पर भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। जनता ने एक बार नहीं 95 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराने का काम किया है। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में वायु प्रदूषण से मुकाबला, रोकथाम और समाधान विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। डीडी न्यूज से बात करते हुए एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने प्रदूषण से बचाव को लेकर सुझाव दिए। घर से निकलना भी मजबूरी है, काम करना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? अब ये इमरजेंसी लेवल का प्रॉब्लम आ गया है, ये अभी छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल से वही हम देखे चले जा रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट तो दिख नहीं रहा है। तो और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी अब हमको बहुत क्लियरली दिखने लग गए। ये भी नहीं कह सकते कि हेल्थ इफ़ेक्ट्स का कुछ डाउट है, कोई डाउट नहीं है। पर्सनल लेवल पे तो देखिए मास्क पहनना ही थोड़ा बहुत हो सकता है। जिस टाइम पे एयर क्वालिटी ख़राब है हम बाहर ना जाएं बहुत ज़्यादा, या मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग ओपन में करना बंद करें। अगर ज़रा सा भी सर्दी ज़ुकाम ये सब लगे तो
तो अपना ध्यान शुरू करें और जल्दी डॉक्टर से मिल लें, इसको निगलेक्ट ना करें। जैसे अभी एयर प्यूरिफायर चल रहा है, हमारे बहुत से दर्शक इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन हर जगह हमें वो नहीं मिलता। ऑफिस में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा है तो हमने घर पे लगा रखा है, लेकिन जैसे ही हम उससे बाहर निकलते हैं तो वहाँ एयर प्यूरिफायर नहीं होता। तो उसके क्या नुकसान होते हैं या किस तरीके से उस एयर प्यूरिफायर को यूज़ करना चाहिए? देखिए, एयर प्यूरिफायर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए ये सोचना कि वो हर चीज़ को ठीक कर देगा, ये नहीं है। अब जैसे आपने बोला, अब घर में अगर रखा हुआ है और आप बाहर निकल गए तो बाहर तो जो है वही आप सांस लेंगे। अब एयर प्यूरिफायर साथ लेके तो जा नहीं सकते। और दूसरी बात, एयर प्यूरिफायर की कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी एयर को प्यूरिफायर बिल्कुल नॉर्मल कर ही रहा है। उसकी क्वालिटी देखनी होगी, उसका साइज़ देखना होगा, कितने बड़े कमरे के लिए वो बना है वो देखना है। एक घर में एक छोटा एयर प्यूरिफायर रख के सोचें कि पूरा घर साफ़ हो गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बात है। ये एक हमको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सर, आँखों में जलन होना बच्चों के, और चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, एक आम बात हो गई है। खांसी, जुकाम या एलर्जी होना स्किन में, तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इन सब के लिए तो वही लोकल ट्रीटमेंट है। अपने आइज़ को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहिए, क्योंकि पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, वो क्लीन होते रहें। ज़रूरत है तो थोड़े बहुत सलाइन या टीयर ड्रॉप्स आते हैं, वो डाल लीजिए। मतलब लुब्रिकेशन अच्छा रखें, अपने फेस को अच्छे से धोते रहें, स्किन को साफ़ रखें, क्योंकि ये सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं अल्टीमेटली वो स्किन इरिटेशन तो करेंगे ही, और आगे स्किन के इन्फेक्शंस, डर्मेटाइटिस वगैरह भी करेंगे। सो बेसिकली सेल्फ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन रखना ज़रूरी है। बट अगेन ये ठीक नहीं करेंगी सिचुएशन ठीक होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ और बहुत अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स के साथ, जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हम डॉक्टर अनंत मोहन से बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि समस्या बहुत गंभीर हो गई है अब प्रदूषण की। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने और उनके साथ वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने पंडाल में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और हथकरघा बुनकरों और कारीगरों से बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम अपने कारीगरों की कारीगरी को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक नया हब एंड एक्सपोर्ट मॉडल विकसित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दस्तकारी उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है और इस तरह का व्यापार मेला कारीगरों के लिए सार्थक आर्थिक अवसर लेकर आएगा। मोदी जी आने के बाद हम डबल एक्सपोर्ट में चले गए और आगे हम अभी 50,000 करोड़ में हैं, जिसे 1 लाख करोड़ तक ले जाने का संकल्प है। हमारे छोटे छोटे आर्टिजन के कलाकृति कैसे दुनिया के हर कोने में पहुँचे, उसके लिए तकनीक का भी हम सहारा लेंगे और एक नए मॉडल पर भी हम विचार कर रहे हैं। हब एंड स्पोक मॉडल दुनिया के कई देशों में खोल करके उस पर काम करे। दिल्ली में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पंडाल ने भी अलग पहचान बनाई है। यहाँ लोगों को अंडमान और निकोबार के पर्यटन स्थल लुभा रहे हैं। 7 जीआई टैग उत्पादों को भी यहां प्रदर्शित किया गया है। और क्या खास है इस पंडाल में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी से। व्यापार मेले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्टॉल भी हर किसी को लुभा रहा है। क्या खास है इस पंडाल में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टूरिज्म की सचिव ज्योति कुमारी जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 7 प्रोडक्ट्स को इस साल जीआई टैग का दर्जा मिला है और हम उसको केंद्र करके आज का जो ये ट्रेड फेयर है उसमें हम अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट्स आए हैं। साथ ही टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा फोकस हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है बहुत उभरती हुई इंडस्ट्रीज़ के तौर पर उभर करके आ रहा है। पिछले साल हमने रिकॉर्ड वृद्धि टूरिस्ट में देखी है और इस साल भी टूरिस्ट सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं
उसमें जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि निकोबारी समुदाय द्वारा बनाया जाता है, पड़ोक का जो वुड क्राफ्ट है, जो नारियल है, जो मैट है, उन सब चीज़ों को हमारे डिपार्टमेंट के लोग और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। साथ ही जो हमारा स्पाइसेस है जिसके लिए आइलैंड जाना जाता है और एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि वहाँ पर स्पाइसेस का कल्टीवेशन हो, तो उन ऑर्गेनिक स्पाइसेस को भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही उसका जो बिक्री हो रही है वो लोगों के लिए हो रही है। साथ ही मत्स्य जो फिशरीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे अंडमान के, वो भी अगेन ऑर्गेनिक हैं और बहुत ही प्रिस्टीन एनवायरनमेंट से आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे एसएचजीज वहाँ से आए हुए हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास जो टूरिज़्म के जो ब्रोशर्स हैं, जो हम टूरिज़्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे इको टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, वाटर स्पोर्ट्स है, एक उभरता हुआ सेक्टर है एस्ट्रो टूरिज़्म का, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही जो यहाँ का अट्रैक्शन है, जो कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और बच्चों को भी खास करके पसंद आ रहा है, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस है। उसमें जा कर के लोग फील कर सकते हैं कि अंडमान में जाना, विजिट करना कैसा रहेगा। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये स्टॉल देखना ना भूलें, जहां पर आपको पर्यटन के साथ साथ वहां के बहुत से जीआई प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निटाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुधवार से दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर व्यापारी वर्ग काफी उत्साहित है। सबसे खास बात यह है कि जीएसटी की दरें कम होने से उत्पाद भी सस्ते हुए हैं, जिसके लिए व्यापारी वर्ग केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे, जिसमें काफी व्यापारिक संबंध भी बने। इस बार बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छे व्यापारी आए हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल से आए हैं, हमें बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, बहुत अच्छी इंक्वायरी मिली है। और सबसे बड़ी बात है, हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं। जो जीएसटी कम हुआ है उससे क्या है, हमारे प्रोडक्ट और भी सस्ते हो गए हैं, पॉकेट फ्रेंडली हो गए हैं, लोगों की परचेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लास्ट के कंपैरिजन में। और लोगों का जो आईटीपीओ का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और जायका टेस्ट करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। आम जनता के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लोगों को छोटे से समय के अंदर जनता को अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराने का, अपने प्रोडक्ट को बताने का, अपने प्रोडक्ट को एजुकेट करने का। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। द घोस्ट नाम से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी रैकेट के मास्टरमाइंड नील पुरोहित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नील पुरोहित इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए भर्ती, तस्करी के रास्ते, वित्तीय व्यवस्था और सीमा पार संबंधों का प्रबंधन और नियंत्रण कर रहा था। नील पुरोहित को 14 दिन के रिमांड पर रखा गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एक अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाज गिरोह के साथ मिलकर मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे गंभीर अपराध का पर्दाफाश कर एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। साथ ही इस रैकेट के 2 और मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य के नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। साइबर स्लेवरी की दुनिया में द घोस्ट के नाम से जानी थे। गुजरात और देश भर के बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को ये साइबर स्लेवरी का शिकार बनाने वाले द घोस्ट यानी नील पुरोहित को पकड़ने में गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलग अलग रूट के माध्यम से ये लोगों को अलग अलग देश में भेजता था। ये मात्र गुजरात या भारत देश के ही युवाओं को नहीं, आसपास के कई देश के युवाओं को भी उसने शिकार बनाया है। और गुजरात की साइबर क्राइम टीम इसमें और तहकीकात कर रही है। आने वाले दिनों में उसकी माहिती और दी जाएगी। कल बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद से ढाका में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। मौजूदा सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की मीडिया पर शेख हसीना सहित उनके समर्थन में खबरें दिखाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर विरोध भी देखा जा रहा है।
आवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया था तो पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाकर किसी हिंसक घटना को रोकने का प्रबंध किया गया है। यूएन सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस फैसले को गलत बताया है तो भारत ने भी जल्द शांति स्थापित होने की बात कही है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए वहां के पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को जब शेख हसीना को सजा का ऐलान हुआ तो उसके बाद से बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। बीती रात ढाका में माहौल तनावपूर्ण बना रहा और मंगलवार को भी दिन भर तनावपूर्ण शांति बनी रही। फैसले के खिलाफ अवामी लीग ने देशव्यापी पूर्ण बंद बुलाया था। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बल सड़कों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर कार्यकारी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने आदेश दिए हैं कि शेख हसीना के किसी भी बयान को मीडिया में न दिखाया जाए। बांग्लादेश की सरकार के आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को अदालत ने दोषी ठहराया हो और जो फरार हों, उनके बयानों को ब्रॉडकास्ट करना या प्रकाशित करना साइबर सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के प्रावधानों का उल्लंघन है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि प्रशासन ऐसे किसी भी कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए अधिकृत है जो राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती हो या जातीय धार्मिक घृणा फैलाती हो या हिंसा को सीधे तौर पर उकसाती हो। यूनुस सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस बीच सैकड़ों पत्रकारों ने फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रिया देश में कानून के शासन के लिए बड़ा खतरा है। पत्रकारों ने इस फैसले को तुरंत रद्द करने और पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ न्यायिक प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की। भारत के पड़ोसी देश में बीते साल अगस्त के बाद से बिगड़ते हालात के बाद सोमवार को हुए इस बड़े घटनाक्रम को तमाम जानकार बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता के तौर पर देख रहे हैं। भारत में एक और कोर्ट केस होगा जिसमें बांग्लादेश की सरकार अपने लॉयर्स को भेज सकते हैं, इसमें कोई इतराज नहीं है। वो भेजें, यहाँ पे कोर्ट केस हो, फिर निर्णय होगा कि ये जो कोर्ट केस बांग्लादेश सरकार ने किया है इसके तहत शेख हसीना का वर्डिक्ट जो है ये वाजिब है कि नहीं और इनको वापस भेज सकते हैं कि नहीं। This government has not sought any vote, nor do they have the mandate of the people, but they claim to have, but they don't. Because they have not gone through any proper election, which is free, fair and inclusive. So that's the dilemma for Bangladesh. ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये एक शैम कोर्ट की तरह काम करेगा और ये जो सजा है सजाए मौत ही देगा शेख हसीना को, क्योंकि ये नहीं चाहते कि शेख हसीना वापस आए बांग्लादेश के अंदर और वो उसकी पार्टी जो है अवामी लीग जो है वो लड़े और वो जीत के निकले। बांग्लादेश के पूर्व पीएम पर सुनाए गए फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने फांसी की सजा को पूरी तरह गलत बताया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी शेख हसीना के खिलाफ फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है और कहा है कि भारत को इसकी जानकारी है कि बांग्लादेश के ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को लेकर फैसला सुनाया है। एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। गौरतलब है कि 78 साल की शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश का सेवा निर्यात अक्टूबर में वस्तुओं के निर्यात की तुलना में 11% बढ़ा है। अक्टूबर में भारत का सेवा निर्यात वस्तुओं के निर्यात की तुलना में 38.5 अरब डॉलर रहा। इस दौरान वस्तुओं का निर्यात 34.4 अरब डॉलर रहा। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र का निर्यात सितंबर-अक्टूबर की अवधि में औसतन 37.5 अरब डॉलर से बढ़ा है, जबकि इस वर्ष के पहले 8 महीनों में ये 33 अरब डॉलर बढ़ा था। इस दौरान सेवा व्यापार अधिशेष 20 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर रहा,
जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वर्ष अक्टूबर में सोने के आयात में सालाना आधार पर 58% की बढ़त दर्ज की गई। दीपावली के महीने में सोने का आयात बिल पिछले महीने की तुलना $5 अरब से अधिक उछलकर 14.7 अरब डॉलर हो गया। इस बीच मुख्य आयात जिसमें नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड को लेकर गिरावट दर्ज की गई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मशीन टूल्स जैसी कैटेगरी में तेज वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी रेट में कटौती की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में वृद्धि दर्ज की गई। देश में खेलों के विकास को लेकर जहां सरकार हर मोर्चे पर खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, तो वहीं सीएसआर के तहत कॉरपोरेट और सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। HCL फाउंडेशन ने स्पोर्ट्स फॉर चेंज और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सहयोग से दिल्ली के JLN स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले पैरा खिलाड़ियों को उनके खेल से जुड़े इक्विपमेंट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, HCL फाउंडेशन की निदेशक निधि पुंडीर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान PCI के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने स्पोर्ट्स फॉर चेंज पहल की सराहना की। वहीं निधि पुंडीर ने पैरा खिलाड़ियों के मेहनत और लगन की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी ओलंपिक में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश के चैंपियन निकलेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं HCL फाउंडेशन को कि इन्होंने ग्रास रूट पे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन्होंने जो हमारे पैरा खिलाड़ियों को हेल्प की है, और हमारा ये आज ही की हेल्प नहीं है। आपने सुना होगा HCL फाउंडेशन ने कहा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे ताकि एक खिलाड़ी को 4-5 साल हेल्प मिलती है तो अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस वो दे पाता। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे